नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी इन सारे वीडियोस को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, कंपनी अकाउंट में भी लगातार पढ़ा रहा हूं। कंपनी अकाउंट के बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अराउंड 18 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जिसका रिस्पॉन्स आप लोगों ने बहुत बढ़िया दिया है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से उस वीडियोस को देखा और कमेंट भी किए हैं। तो इस बात के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा। लगातार वीडियोस को देखते रहिए और इस लॉकडाउन में वीडियोस का फायदा उठाते रहिए। तो हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। जो आज का टॉपिक है बिहार बोर्ड के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो अकाउंटेंसी पेपर का जो कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर है। कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर में आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं, वेरियस टाइप्स के जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, उनका क्या फीचर्स होता है, उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि ये जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये रिडीमेबल, इरिडीमेबल, इस प्रकार के जितने भी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उसका क्या मतलब है, उसकी मैं चर्चा आपसे करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि आज का जो टॉपिक है मीनिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें सबसे जो पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जिसकी चर्चा लास्ट वीडियो में मैं कर चुका था, वीडियो नंबर 18 में, लेक्चर नंबर 18 में, जिसमें आपसे मैंने कहा था कि जो लगभग 8 तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो उसमें सबसे जो पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो मैं इसके बारे में बताऊं फ्रेंड्स कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए और नोट करने स्क्रीनशॉट कर लीजिए या पिक्चर ले लीजिए, और ताकि आपको नोट कॉपी में नोट करना इजी हो जाए। अब लीजिए, मैं चर्चा करता हूं आपसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स है जब इट मींस कंपनी अगर किसी साल प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को डिविडेंड नहीं दे पाती है, उस कंडीशन में उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड बकाया रह जाता है कंपनी के पास। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि मान लो कि 2019-20 ये अकाउंटिंग ईयर है। ये अकाउंटिंग ईयर है। इस ईयर में ये जो आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ये जो बंदा है आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये जो कंपनी है, ये कंपनी है, ये जो कंपनी है, ये कंपनी है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। इसका नाम मिस्टर ए, इसका नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए जो है इस कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है, इस कंपनी का ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। तो मिस्टर ए ने इस कंपनी का प्रेफरेंस शेयर अपने पास रख रखा है। पूरे साल बिजनेस करने के बाद, ये जो सेशन है 2019-20, पूरे साल इस कंपनी ने बिजनेस किया। साल के अंत में प्रॉफिट निकला, कंपनी का कुछ भी प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट का जब ये बंटवारा करता है, तो वो जो प्रॉफिट बांटते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। तो ये कंपनी इस पूरे साल में जो बिजनेस के ऑपरेशन से प्रॉफिट निकला, उस प्रॉफिट को बांटेगा किनके बीच? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच। तो डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डिविडेंड है वो सबसे पहले किसको मिलेगा? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। उसके बाद फिर डिविडेंड किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो ये जो मिस्टर ए इस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी को इनको देना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहिए। किसी वजह से कंपनी को लॉस हो गया या किसी वजह से कंपनी 2019-20 का डिविडेंड इनको नहीं दे पाया, कंपनी ने 2019-20 में कमाए गए प्रॉफिट में से इस मिस्टर ए जो है इसको डिविडेंड नहीं मिला, इस कंपनी से मिस्टर ए को डिविडेंड नहीं मिला। मैं फिर से बता दूं, 2019-20 के जो अकाउंटिंग ईयर है, इस ईयर में इस कंपनी ने जो भी पैसा कमाया, जो भी प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट का जब बंटवारा करना था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब डिविडेंड देना था, किसी वजह से कंपनी इसको नहीं दे पाया, या इस साल लॉस हो गया इस वजह से नहीं दे पाया, या कोई भी ऐसा कारण हो जिसकी वजह से कंपनी मिस्टर ए को डिविडेंड नहीं दे पाया। तो मिस्टर ए को अगर डिविडेंड नहीं दे पाया, तो फिर मिस्टर ए को ये राइट होगा, अधिकार होगा कि वो आने वाले वर्षों में 2020-21 मान लो
जो 2019-20 के बाद जो अगला साल है 2020-21 या अगले वर्षों में वो इस पुराने डिविडेंड के बकाये को वसूल सकता है। मतलब ये कि इस साल का डिविडेंड उसको नहीं मिला तो ये डिविडेंड एक्यूमुलेट कर गया, इसके अकाउंट में जमा हो गया, आगे आने वाले वर्षों में ये क्लेम कर सकता है, कंपनी को देना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वैसा शेयर्स है जिनके शेयर होल्डर्स को अगर किसी साल डिविडेंड नहीं मिला है तो वो नहीं मिला हुआ डिविडेंड आने वाले अगले सालों में कंपनी उसको देगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है ऐसा शेयर्स है जिनके शेयर होल्डर्स को अगर कंपनी ने किसी साल डिविडेंड नहीं दिया या कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई तो वो जो बकाया डिविडेंड है अगले वर्षों में इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके माध्यम से आपको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब आपको समझाया। अब मैं बताऊं नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव ठीक क्यूमुलेटिव का उल्टा है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का ठीक उल्टा क्या है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को डिविडेंड अगर किसी साल नहीं मिला तो वो जो बकाया डिविडेंड है वो अगले वर्षों में उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर है जिसके होल्डर को किसी साल अगर डिविडेंड नहीं मिला तो उस साल का जो बकाया डिविडेंड है आने वाले वर्षों में इसको नहीं मिलने वाला। तो फ्रेंड, आप क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आप अच्छे तरीके से समझ गए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड कि इसके बाद जो टॉपिक है आपका जो तीसरा है वो है आपका कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल की जो चर्चा है मैं आपको अभी बता देना चाहता हूं इसी वीडियो के माध्यम से कि कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल क्या होता है। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल क्या होता है, तो लीजिए मैंने आपको जो पॉइंट नंबर 3 है ये है आपका कन्वर्टिबल प्रीफरेंस शेयर्स और चौथा है आपका नॉन कन्वर्टिबल प्रीफरेंस शेयर्स। अब ध्यान से देखिए ये कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल क्या होता है। ये एक ऐसा शेयर है, कन्वर्टिबल एक ऐसा शेयर है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स एक ऐसा शेयर है, एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर है जो एक निश्चित समय सीमा के बाद इस प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा शेयर्स है जो एक निश्चित समय सीमा के बाद इस प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्लियर है? मतलब कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसका क्या कहानी है? जैसे मान लो किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स जारी किया और प्रेफरेंस शेयर्स के जारी करने के टर्म्स एंड कंडीशन में तय लिखा हुआ था कि भाई 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद जो भी डिसाइडेड डेट होगा उस दिन ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या बन जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? इक्विटी शेयर्स में। क्लियर है? तो ये हुआ कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब बात करूं मैं आपसे नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऐसा शेयर्स जिसको दूसरे किसी सिक्योरिटी में, ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जिसको दूसरे किसी सिक्योरिटी में या दूसरे फॉर्म में, मतलब दूसरे स्वरूप में परिवर्तित ना किया जा सके। मतलब ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जिसको एक निश्चित समय के बाद इक्विटी शेयर्स में या किसी अदर सिक्योरिटीज में कन्वर्ट ना किया जा सके, नहीं किया जा सकता है, तो इस प्रकार का अगर कोई प्रेफरेंस शेयर्स है तो वो आपका है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है फ्रेंड? मैं आपको जो 5वां पॉइंट है वो बता दूं मैं आपको। 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट है आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। 5वां पॉइंट जो है आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और आपका छठा है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये क्या होता है? इरिडीमेबल को नॉन रिडीमेबल भी बोलते हैं। तो ये रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब हुआ ऐसा शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ऐसा शेयर्स
जिसको एक निश्चित समय के बाद रिडीम कर देना है। रिडीम कर देने का मतलब है, मान लीजिए कि ये जो एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड कंपनी ने प्रेफरेंस इशू किया और मान लो मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर इन्वेस्ट, 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा। मिस्टर ए ने एक्स लिमिटेड में इन्वेस्ट किया और एक्स लिमिटेड से 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा और उसमें ये फिक्स था कि 5 साल बाद एक्स लिमिटेड जो है 5 साल बाद मिस्टर ए का पैसा वापस कर देगा। 5 साल बाद मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो पैसा है एक निश्चित समय सीमा के बाद, तय किए हुए समय सीमा के बाद उसके इन्वेस्टमेंट को वापस कर देगा, पैसा उसका रिफंड कर देगा। तो एक्स लिमिटेड मिस्टर ए के 1 लाख रुपया को जब वापस कर देगा, जो वापस करने का शर्त होगा, तो ये इस प्रकार का अगर कोई शेयर है, इस प्रकार का कोई प्रेफरेंस शेयर्स है, तो उसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। मैं फिर से बताऊं आपको, मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया एक्स लिमिटेड में, एक्स लिमिटेड से मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा और उस वक्त एग्रीमेंट था कि 5 साल बाद उस प्रेफरेंस शेयर्स को जो है, उस प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा एक्स लिमिटेड वापस कर देगा किसको, मिस्टर ए को। ये जो प्रोसेस है इसको रिडम्पशन कहते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसी क्वालिटी है, ऐसा फीचर है, इसको बोलेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और पॉइंट नंबर 6, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या है? इसमें कहानी ये है कि मिस्टर ए ने जो इन्वेस्ट किया है एक्स लिमिटेड में, अगर मिस्टर ए के पास ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स है जो इरिडीमेबल है, अगर मिस्टर ए के पास ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स है जो इरिडीमेबल है या नॉन रिडीमेबल है, तो उसको एक निश्चित समय सीमा के बाद पैसा वापस नहीं मिलेगा। मिस्टर ए को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा कंपनी के बंद होने के बाद ही मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तभी पैसा मिलेगा, अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो उसके शेयर होल्डर्स को तभी पैसा वापस मिलेगा जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, वाइंडिंग अप होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड, हम लोगों ने रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग का जो 7वां टॉपिक है, 7वां जो पॉइंट है, वो है आपका 7वां पॉइंट जो है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, और 8वां नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है? तो जो आपका 7वां है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, 8वां है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। आप पार्टिसिपेट का मतलब समझिए। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो कि एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कितना कमाया? तो मान लो एक्स लिमिटेड ने 5 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया? 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया। अब ये 5 लाख के प्रॉफिट को, इस 5 लाख के प्रॉफिट को अगर ये डिविडेंड के रूप में बांटना चाहता है, तो आप ध्यान दीजिए। अब ध्यान आपको ये देना है कि कंपनी के पास 2 तरह का ग्रुप मौजूद है। एक ग्रुप है इक्विटी शेयर होल्डर्स वाला और दूसरा ग्रुप है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला। क्लियर है? कंपनी में 2 तरह के लोगों का इन्वेस्टमेंट है। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ये जो 4 लोग हैं ये इक्विटी शेयर होल्डर हैं। एक्स, मिस्टर पी, मिस्टर क्यू, मिस्टर आर, ये 3 लोग। फिर से ध्यान दीजिए, मैं अच्छे से लिख दूं ताकि आपको क्लियर तरीके से दिखे। मिस्टर पी, मिस्टर क्यू, मिस्टर आर, ए बी सी डी, ये जो 4 लोग हैं इक्विटी शेयर होल्डर हैं, और पी क्यू आर ये जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। मतलब टोटल इस कंपनी में 7 लोगों का इन्वेस्टमेंट है। 7 ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। क्लियर है? तो जो ये 5 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया है, इस 5 लाख में सबसे पहले प्रॉफिट किसको मिलेगा? तो सबसे पहले प्रॉफिट मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, पी क्यू आर को। क्लियर है?
तो मान लो PQR को शुरुआत में 1 लाख रुपया मिल गया, ठीक है, 1 लाख रुपया मिल गया। अब बचा 4 लाख, फिर 4 लाख में इक्विटी शेयर होल्डर को मान लो जा रहा है 2 लाख रुपया, फिलहाल 2 लाख रुपया जा रहा है। तो 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स वाले को गया और 2 लाख किसको गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले को। फिर से समझ लो, एक्स लिमिटेड एक पर्टिकुलर ईयर में 5 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया। इस 5 लाख रुपए के प्रॉफिट को एक्स लिमिटेड अपने सारे शेयर होल्डर्स को बांटेगा। शेयर होल्डर्स 2 ग्रुप में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इक्विटी शेयर वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले हैं। जो इक्विटी शेयर वाले हैं वो है ABCD और जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले हैं वो है PQR। इन दोनों ही ग्रुप को डिविडेंड देना है। और हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि जो आपका प्रॉफिट है, कंपनी जो डिविडेंड बांटेगा वो सबसे पहले किसको देगा, तो वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मान लो कि उसका जो अमाउंट कैलकुलेट किया तो उसको 1 लाख रुपया मिल रहा है इन तीनों को मिलाकर, और इक्विटी शेयर वाले को कैलकुलेट किया तो उसको 2 लाख रुपया मिल रहा है। इक्विटी शेयर वाले कितना मिल रहा है, 2 लाख। अब रिमेनिंग कंपनी के पास कितना बच गया, देखो 1 लाख और 2 लाख, 3 लाख रुपया बांट दिया। अब रिमेनिंग कितना बच गया, 2 लाख। अगर अब इसको बांटना है, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ये जो सरप्लस पार्ट है जो बचा हुआ है, उस सरप्लस में भी हक होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। इस सरप्लस में भी हक होगा, राइट होगा, अधिकार होगा किसका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेट करने का। इसमें भी वो हिस्सेदारी मांग सकता है। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एक ऐसा शेयर्स है जिसके होल्डर्स को इस सरप्लस में भी डिविडेंड लेने का हक होगा। क्लियर है। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स की क्या क्वालिटी होती है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अब आते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग, वैसा प्रेफरेंस शेयर्स जिसको इसमें हक नहीं है, जिसको इस सरप्लस में डिविडेंड लेने का हक नहीं है। उसको इतना मिल गया तो मिल गया, इसके बाद नहीं मिलेगा, इसके बाद इस साल नहीं मिलेगा। तो इस सरप्लस में नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के होल्डर्स को लेने का हक नहीं है। क्या, डिविडेंड। ये जो सरप्लस 2 लाख रुपया बचा है, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम नहीं कर सकता है। इस सरप्लस में प्रॉफिट का कोई भी हक वो नहीं प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में कोशिश करी कि आपको जितने भी तरह के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जितने भी तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उसको मैं आपको समझा सकूं। मैंने प्रयास किया। और जो भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इनके पीछे लास्ट के जितने भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, ये आपका लेक्चर नंबर 19 है, इसके पहले 18 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आप लोग अगर नए जुड़े हैं तो उन 18 वीडियोस को भी आप देखें, और जो लोग पहले भी देख चुके हैं वो दोबारा भी देखें, ताकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और ये सारे प्रोविजंस, सारे रूल्स रेगुलेशन, कंपनी का सारा कॉन्सेप्ट उनको अच्छे तरीके से याद रहे और समझ में भी आ जाए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा से परफॉर्म कर पाए। लॉकडाउन का समय है, इस समय में आप अपने घर में बैठकर समय को बर्बाद ना करें। ये जो समय है इसको गोल्डन टाइम समझे आप, आपके लिए स्वर्णिम समय है खुद को तैयार करने का। जो खुद की कमियां हैं उन कमियों को आप ठीक कर सकते हैं, और ठीक ही नहीं कर सकते हैं, आप जो करियर है अपने करियर को बहुत अच्छे मुकाम पर ले जा सकते हैं। जिनकी पढ़ाई थोड़ी अच्छी नहीं रही है वो इस समय का प्रॉपर इस्तेमाल करके अपने पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं, अपनी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, अपना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप काइंडली जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि आने वाले जितने भी अच्छे अच्छे वीडियोस है उनकी जो नोटिफिकेशंस है आपको मिलती रहे, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना करें। साथ ही साथ एक और अनुरोध है कि अपने सारे दोस्तों को मेरे इन सारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि अगर वो दूर दराज के इलाकों में रहते हो तो उनको इन सारे वीडियोस का फायदा मिल पाए। पूरे इंडिया को, पूरे बिहार को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।